ये बंगला खाली कराने का क्या प्रकरण है? देखिए, बंगला खाली कराने का प्रकरण भी उसी तरह का है। बंगला में उस वक्त भी कई लोग चुनाव हार गए थे जो बंगला में लगातार रह रहे थे, तो उनका बंगला खाली कराने का की कोई कोशिश कभी नहीं हुई। और सिर्फ मेरा बंगला खाली हुआ भी हमने लगातार आवेदन दिया, लगातार आग्रह किया कि भाई मार्केट रेट से देने का प्रोविज़न है। कोई व्यक्ति अगर नहीं है अभी मेंबर तो बाज़ार दर तय होता है और उससे बाज़ार दर पे बंगला अलॉट किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी जब हमने कहा तो उस पर भी कोई बात नहीं हुई और पटना में रहने की कोई दूसरी जगह थी नहीं मेरी। तो फिर उसके बाद जो स्थिति बनी कि जबरन खाली कराना, और वह भी वैसा समय में खाली कराया नीतीश जी ने कि जब हम घर में नहीं थे, मेरी माँ थी, बूढ़ी माँ, सामान बाहर फेंक दिया गया। खैर अब उतना इन चीज़ों पर आज जाने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों पर एक बात बताइए उपेंद्र जी कि कुछ बरस पहले आप लोगों के इतने प्रगाढ़ संबंध कि आप नेता प्रतिपक्ष, कुछ वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि जबरन बंगला खाली करा रहे हैं, एमएलसी में भी नहीं कर रहे हैं? कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खबर उन तक पहुंच गई थी, इसलिए उनको लग रहा था कि नहीं, इनको बढ़ने नहीं देना है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर किसी की होती है तो इसमें बुराई क्या है? आज नीतीश कुमार जी का सेकंड मैन कोई नहीं है उनकी पार्टी में, कौन जवाब दे इसका देगा? आज नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं, कई बार अपनी पार्टी की मीटिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया हम हैं तो सब कुछ है, हम कल ना रहे तो क्या होगा? भैया क्या होगा इसके लिए आप भी जवाबदेही आपके ऊपर होती है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन कोई ना कोई तो उस लायक वहाँ नीतीश कुमार जी गढ़ते, उसको बनाते कि सेकंड मैन कोई रहे जो उत्तराधिकारी के रूप में, सीधे शब्द उत्तराधिकारी न दीजिए, लेकिन कोई ना कोई सेकंड मैन तो होता। तो क्या कारण था? तो इसलिए अगर महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा की थी या किसी की भी होती है तो इसमें कोई अपराध है क्या? जो लोग भी कहते हैं तो मुझको लगता है कि इसमें कोई ऐसा था अगर मेरे मन में तो कोई अपराध नहीं था। जेडीयू से आपके अलग होने की पटकथा उस दिन रच दी गई जिस दिन आपका सामान आपकी अनुपस्थिति में घर से बाहर निकाला गया। फिर एनसीपी के चुनाव के पीछे क्या तर्क थे आपके राजनीतिक? ये देखिए, राजनीति अगर करनी थी तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी के साथ तो हमको होना चाहिए था। आरजेडी में जा नहीं सकते थे, बीजेपी में जा नहीं सकते? बिल्कुल, आरजेडी के खिलाफ ही 12-14 साल का जो हमारा संघर्ष था पूरा का पूरा, तो उसमें हम जा नहीं सकते थे। कभी माइंडसेट हमारा उस तरह का न तब था न आज है। और फिर भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पर, जिन सिद्धांतों पर चलती है, हाँ अलायंस में हम उनके साथ भी गए, लेकिन उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो नीतियां हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आए। कर्पूरी जी ने तो खुद जनसंघ से सहयोग लेके पहली दफ़ा शपथ ली थी। सहयोग लेना अलग चीज़ है। हमने कहा कि अलायंस में तो हम भी बीजेपी के साथ रहे, लेकिन पार्टी में जाना बिल्कुल दोनों कभी संभव ही नहीं था कि अब कर्पूरी जी के नीति सिद्धांत को मानने वाला आदमी एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। ये हमारा माइंडसेट कभी नहीं रहा है और आज भी नहीं है उस तरह का। इसलिए जब कोई पार्टी चाहिए थी उस तरह की तो स्वाभाविक रूप से कहीं जाना था तो गए वहाँ एनसीपी के साथ। और फिर वापस क्यों आना पड़ा? तारिक अनवर फुटेज खा रहे थे। नहीं, देखिए वहाँ फिर उस समय याद होगा लोगों को, महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के साथ उस वक्त बड़ी घटना हुई थी। छात्रों के साथ पिटाई की घटना, सब कुछ हुई थी। रेलवे की भर्ती, हाँ, उस दौरान हुआ था। और उस वक्त एनसीपी के लोगों को थोड़ा सा बिहार के लोगों को प्रोटेक्ट वहाँ करना चाहिए था, ऐसा मुझको लगता था। मैंने बार बार आग्रह किया, लेकिन उसके शरद पवार से या छगन भुजबल? शरद पवार साहब से भी हमने कहा, तारिक अनवर जी भी, क्योंकि वहीं से राज्यसभा के मेंबर भी होते थे महाराष्ट्र से तारिक साहब, तो उनको भी हमने कहा। छगन भुजबल साहब से भी कहा, सब लोगों से कहा। छगन भुजबल साहब ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, लेकिन बाकी लोगों ने कोई प्रोटेक्शन बिहार के लोगों को बिल्कुल नहीं दिया, कोई उसमें कहीं की नोटिस ही नहीं लिया मेरी बातों का। तो मुझको लगा कि अब इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है।